एरो इंडिया शो के तहत बेंगलुरु में मंथन 2023 कार्यक्रम का शुभारंभ। रक्षा मंत्री ने अगली पीढ़ी को औद्योगिक क्रांति लाने के लिए युवाओं से नवाचार करने का किया आह्वान। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने करनाल में किया सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान का शुभारंभ। किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये एक्सपोर्ट हाउस निभाएगा बड़ी भूमिका। और पंजाब विधानसभा में हुआ नए विधायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, आने वाले सत्रों में मानक बहस और संसदीय कामकाज के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा ये सत्र। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में एरो इंडिया में मंथन 2023 कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया कि भारत में स्टार्टअप के लिए जो वातावरण तैयार किया गया है वह देश के युवाओं के लिए वरदान है। उन्होंने युवाओं से अगली पीढ़ी को औद्योगिक क्रांति लाने के लिए नवाचार करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि देश के युवाओं ने 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्थापित किए हैं। यह देश के नव सृजित स्टार्टअप इकोसिस्टम के महत्व के साथ साथ युवाओं में जोश भरता है। मंथन प्लेटफॉर्म रक्षा और एरोस्पेस इकोसिस्टम के प्रमुख प्रवर्तकों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, इक्यूबेटर्स, शिक्षाविदों और निवेशकों को एक छत के नीचे लाता है। एरो इंडिया के आयोजन के लिए कर्नाटक से बेहतर शायद ही कोई और दूसरी जगह हो सकती थी। एरो इंडिया 2023 का समापन हो रहा है और मैं समझता हूं कि समापन के साथ ही इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की स्ट्रेंथनिंग की एक नई राह अभी प्रशस्त हो रही है। यह एक नई शुरुआत है और इंडियन डिफेंस सेक्टर की आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस के एक नए युग का, जिसमें यह सेक्टर एक नई एनर्जी, नए कमिटमेंट और नए इंथुजियाज्म के साथ अपनी प्रोडक्ट के आधार पर मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि मंथन रक्षा स्टार्टअप व्यवस्था की विकास यात्रा का उत्सव है। ये रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार और IDEX पहल की सफलता का एक प्रतीक है। उन्होंने बताया कि IDEX ने अब तक कई स्वदेशी तकनीक विकसित करने और आगे बढ़ाने में मदद की है। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि अगले 25 वर्षों में दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनना भारत की नियति है। उन्होंने कहा कि विश्व की विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनना भी भारत की नियति है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल इसके लिए सबसे अच्छा समय है और भारत के युवा देश के भाग्य के श्रेष्ठ निर्माता हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल करनाल में सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन एवं सहकारिता विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ से सहकारिता विभाग नई ऊंचाइयों को छुएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने हरियाणा में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी का विशेष रूप से आभार जताया। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये एक्सपोर्ट हाउस बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही सरकार ने 2025 तक देश के हर गांव में पैक्स बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने सहकारिता समितियों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का स्वीकृति पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा। उन्होंने कहा कि तमाम विरोधों के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा पढ़ी लिखी पंचायतों का चयन आज देश में अपनी तरह का अनूठा उदाहरण है। आज हरियाणा देश का संपूर्ण रूप से पढ़ी लिखी पंचायतों वाला सबसे पहला और एकमात्र प्रदेश बन गया है। इसके अलावा उन्होंने पानीपत में एथनॉल प्लांट, रेवाड़ी में सहकारी दुग्ध प्लांट का शिलान्यास, सांझी डेयरी परियोजना और रेडियो स्टेशन सहकारिता बाणी का भी शुभारंभ किया। इसके बाद अमित शाह ने करनाल में शक्ति केंद्र प्रमुखों व पालकों और सोनीपत में बूथ स्तर के वर्करों के साथ भी संवाद किया। उसकी ब्रांडिंग की व्यवस्था, उसका बैंक लिंकेज, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने की व्यवस्था और एक्सपोर्ट करने तक की सारी व्यवस्था ये एक्सपोर्ट हाउस करेगा। छोटे से छोटा किसान, छोटे से छोटी पैक्स अपने सदस्यों का उत्पाद यहां लेकर आ सकते। और मुझे आनंद है कि 650 करोड़ का एक्सपोर्ट सफलतापूर्वक ये संस्था कर चुकी है, हैफेड कर चुकी है। और मैं मनोहर जी को ये एक्सपोर्ट हाउस खोलने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं।
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत साझा डेयरी व PSU निर्यात को बढ़ावा देने जैसी अनेक योजनाओं की सौगात भी राज्य के लिए कारगर साबित होगी। सहकारिता विभाग की ओर से एक्सपोर्ट प्रमोशन को, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फिर आसपास के जितने निर्यातक हैं, चाहे वो PSUs हैं, हमारी सरकारी सहकारी संस्थाएं हैं, इन सब के लिए ये केंद्र जो है इसका हमको उपयोग होगा। जैसे एक सांझी डेयरी यानी कोऑपरेटिव तरीके से, और जो हमारे गरीब परिवार हैं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत जो लोग पशु बांध करके और दुग्ध उत्पादन का काम करना चाहते हैं, गुजरात का जो अकोदा विलेज है, अकोदा गांव, वहां पशु छात्रावास जैसा योजना चलाई गई है, उसी पशु छात्रावास के आधार पर यहाँ एक सांझी डेयरी की कल्पना की गई है, तो वो योजना भी आज से शुरू होगी। पंजाब विधानसभा में नए विधायकों के लिए कल 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र शुरू हो गया। इसका उद्घाटन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये पहला विधानसभा के कामकाज में बेहतरीन बदलाव लाएगी। पंजाब विधानसभा में मानक बहसों और संसदीय कामकाज के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। विधायकों द्वारा असरदार ढंग से बहस की तैयारी करना जरूरी है और विधायकों को पूरी तैयारी से सदन में आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय आ गया है जब राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने मतभेद भुलाकर राज्य के हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबी राजनीति से दूर नहीं रहते, जिसका अंदाजा इस बात से सहज ही लगाया जा सकता है। उन्होंने विदेशों में भी अपने लिए अलग जगह बनाई है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाबियों को कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और अन्य मुल्कों के राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावशाली भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है। पंजाबी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ सुनते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे अलग अलग रंगों का गुलदस्ता सुंदर और मनमोहक लगता है, उसी तरह लोकतांत्रिक ढांचे में विरोधी और सत्ताधारी बेंच दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों पक्षों को सदन में मानक विचार चर्चा के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोकसभा की तरह यहां भी विधायकों के लिए मेंबर्स रेफरेंस सेवा शुरू करने का सुझाव दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की परीक्षाएं आज सुबह 10:30 बजे शुरू हो गईं। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस वर्ष 15 फरवरी से 5 अप्रैल के बीच होनी हैं। इससे पहले CBSE ने कहा था कि JEE मुख्य परीक्षा समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ही 12वीं कक्षा की परीक्षा तिथियां तय की गई हैं। CBSE के अनुसार इस वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुल 21.8 लाख विद्यार्थियों ने 10वीं कक्षा के लिए और 12वीं कक्षा के लिए 16.9 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। बोर्ड परीक्षाएं देश भर में 7,200 से अधिक केंद्रों और दुनिया भर के 26 देशों में आयोजित की जाएंगी। 10वीं कक्षा की परीक्षा 76 विषयों के लिए आयोजित की जाएंगी और 21 मार्च को समाप्त होंगी। 12वीं कक्षा की परीक्षा कुल 115 विषयों के लिए आयोजित की जाएंगी और 5 अप्रैल को समाप्त होंगी। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग न करने की भी चेतावनी दी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा योग आयोग द्वारा आयुष विभाग द्वारा योग को हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान का आज सोनीपत के गोहाना स्थित भगत फूल सिंह महिला महाविद्यालय में समापन हुआ। इस समारोह में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल और योग गुरु बाबा रामदेव ने शिरकत की। इस मौके पर कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि बाबा रामदेव ने हरियाणा की भूमि से साधारण किसान परिवार से निकलकर योग में देश का नाम पूरे विश्व स्तर पर चमकाया। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि छात्राओं द्वारा किए जा रहे सूर्य नमस्कार योग क्रियाओं से एक साथ योग, वेद और ऋषियों के मार्ग पर एक साथ चलते देख रहे हैं।
स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर प्रदेश भर में योग कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। इस बारे में हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत में बताया कि महर्षि दयानंद का हरियाणा और पंजाब में काफी प्रभाव रहा है। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 11 जनवरी से 33 दिन तक लगातार 75 लाख सूर्य नमस्कार के माध्यम से राष्ट्र वंदना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योग गुरु बाबा रामदेव के प्रयासों से आज पूरे विश्व में योग की अलख जगा रहे हैं। इन्हीं की बदौलत आज पूरा विश्व योग अपना रहा है। इसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति में भी विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि प्रत्येक बच्चे को योग की शिक्षा दी जाएगी। MBBS के विद्यार्थियों को भी अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष 10 दिन का योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और स्वामी रामदेव जी, जो हरियाणा की मिट्टी से एक अनपढ़ किसान के परिवार से पैदा होकर पूरे विश्व में योग की अलख जगा रहे हैं, इन दोनों व्यक्तित्वों ने योग को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया है। हम देखते हैं आज पूरा विश्व योग की शरण में आना चाहता है और उसमें बड़ा योगदान मैं देखता हूं वो शिक्षा का हो सकता है। हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार की जो नई शिक्षा नीति लागू की है उसमें विशेष रूप से योग को सम्मिलित करने का विधान रखा है कि हर बच्चों को योग पढ़ने का कहीं ना कहीं अवसर मिले। और उसमें मुझे जानकर आपको बताते हुए आनंद हो रहा है कि MBBS के बच्चों को भी अब अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष 10 दिन की योग की शिक्षा दी जानी तय हो गई है। योग का उनका जो विषय है कि फिटनेस की डोज आधा घंटा हर रोज। अब खबरें फटाफट। महर्षि दयानंद सरस्वती के जयंती समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में की शिरकत। पंजाब में अब ऑनलाइन मिल सकेगा वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने परिवहन और NIC विभाग का विकसित ऐप किया लॉन्च। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से। भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से होगा ये मुकाबला। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।